वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 74% 364 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या है, संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का कितना प्रतिशत? 74% 364 में जोड़ा जाए, यानी कोई संख्या अपने आप में खुद कितनी होती है? 100%। और 74% 364 में जोड़ा जाए, 74% 364 जाए में, तो वही परिणाम यानी कि 100% आता है। कितना जोड़ के? 74%। 364 का ही का मान हुआ 26% का, तो 26% किसके बराबर? 364 के। और हमें परिणाम ज्ञात करने यानी कि संख्या ज्ञात करने हैं, तो 100 का मान 26 से काटेंगे, 26 से कम 26, 10 से 14, यानी 100% कितना का मान? 1400 हुआ। तो वह संख्या कितनी है? 1400। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुपात से दिया है। ए अनुपात बी प्लस सी में अनुपात 1:3, सी अनुपात ए प्लस बी में अनुपात 5:7। तो बी अनुपात सी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी प्लस सी कितना अनुपात? 1:3। सी अनुपात ए प्लस बी अनुपात 5:7। यहाँ पे हमारे 3 मान है, ए बी और सी के। यहाँ पे भी 3, सी ए और बी के। यहाँ पे अगर हम ए प्लस बी प्लस सी का योग करें तो हमारा योग हो रहा है 1 और 3 4। यहाँ पे सी और ए प्लस बी का योग 5 और 7 12, क्योंकि वहाँ भी 3 में ही मान है और यहाँ भी 3, तो इनका योग बराबर करना होगा। यहाँ ए बी सी का योग कितना? 12, वहाँ पे 4, तो उस अनुपात में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अनुपात 3 3 कम 3 3 तिया 9, यहाँ पे 5 और 7 12, वहाँ पे 3 और 9 12, तो रेशो समान हुआ। तो यहाँ से ए का मान 3, सी का मान 5, ए का मान 3, सी का मान 5, तो ए और बी का योग कितना? 8, और ए बी सी का योग 12, तो बी का मान 4। तो मैंने मान पूछा है बी अनुपात सी प्लस ए का, बी का 4 और सी प्लस ए 8, तो बी तथा सी प्लस ए अनुपात 1:2। और अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं बताइए जिनका योग 85 और लेस है 102 है। जिनका योग 85 और लेस है 102। नोट, ये बात नोट करके लिख लीजिए कि दो संख्या कम ऐसे बराबर होता है संख्याओं के योग और लैसे कम ऐसे। यानी कि अगर हम संख्याओं का मैसे निकाल ले या संख्याओं के योग और लैसा तथा लैसा संख्याओं के योग और लैसा का मैसा निकाल ले तो वो बराबर होगा। तो संख्या 85 और 102, 85 और 102 का हम मैसा याद करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे कितना? 17। तो 17 से दोनों डिविजिबल होती है, इसलिए इसका मैस है 17। मैस है 17 है, और उनका लैसे कितना है? 102। लैसे कितना? 102। मैस है 17 और लैस है 102। तो हम अब ऑप्शन से यूज कर लेंगे कि जिनका मैं लैस है 17 हो तथा योग 85 हो। 35 और 50 85, लेकिन ये 17 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए मैस है 17 नहीं होगा। 34 और 51 दोनों 17 से डिविजिबल है, और ये इनका योग भी 85 है, इनका योग भी 85, लेकिन ये दो 17 से डिविजिबल नहीं है। ये 17 से डिविजिबल है, लेकिन इनका लैसा 102 नहीं आ रहा। लैस 102 आएगा 34 और 51 का, तो हमारा लैसा संख्या होगी 34 और 51। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के छात्रों ने राहत निधि में 3481 रुपये का दान दिया। प्रत्येक छात्र ने कक्षा में छात्रों की संख्या के बराबर राशि का योगदान दिया। कक्षा में छात्रों की संख्या, यानी कि कक्षा में यदि 10 छात्र है तो प्रत्येक छात्र कितने रुपये देता है? 10 रुपये, यानी कि बराबर जितने छात्र उतने ही रुपये देगा। मान लीजिए कि x छात्र है और कितने रुपये देगा? x रुपये देगा, तो टोटल कितने रुपये दे दिए? x² रुपये।
और एक्स स्क्वायर का मान कितना दिया है 3481, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 3481 और एक्स का मान निकाल लेंगे 3481 का अंडर रूट। तो हम देखेंगे किसके पास ये मान है हमारा 50, ये 50 का कितना हुआ 2500, तो ये तो 25, ये तो पहुँचेगा नहीं 3400 के पास, ये 61 का ज़्यादा हो जाएगा, तो मान बैठेगा हमारा 59। हमारा अगला क्वेश्चन है 5000 की राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए तब 18,125 का मिश्रण कितने समय में होगा। ये कितना मस्त क्वेश्चन है। 5000 की राशि 15% वार्षिक ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए, यानी कि 10 वर्ष में जितना ब्याज हमें मिलेगा उसको मूलधन में जोड़कर, उसे मूलधन में जोड़कर फिर से एक नया मूलधन बनेगा और जो ब्याज बचेगा वो शेष वर्षों के लिए होगा। जो मिश्रधन हमारा कुल वर्षों बाद कितना हो रहा है 18,125, तो 15% वार्षिक दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ 15.150%। 5000 का 150% निकाल लेंगे, 15 पंजे 7500, यानी कि 10 साल में कितना ब्याज मिला हमें 7500 रुपये। और ये मूलधन में ऐड कर दिया तो 10 वर्ष बाद कुल मूलधन कितना होगा 10 वर्ष बाद ये हमारा मूलधन बन जाएगा 5000 प्लस 7500, यानी कि 12,500। 12,500 हमारा 10 वर्ष के बाद क्या बना गया मूलधन, और शेष बचा कितना, इसके बाद हमें ब्याज मिला कितना है 18,125 तक, यानी कि 7500 तो हमें 10 साल में ब्याज मिला, और उसके बाद शेष ब्याज मिला वो कुछ समय के लिए मिला होगा, उससे हम निकालेंगे कितना ब्याज मिला हमें उसके बाद। तो 12,500 में अगर घटाएंगे तो 5, 2, 6, और 7 में से 5 में से 0 जा गए 0, 2 में से 2, 11 में से 5 6 और 7 में से 2 गए 2, तो 5,625 हमें ब्याज मिलेगा 12,500 पर। 5,625 किस पे ब्याज मिला 12,500 पर, क्योंकि अब मूलधन 10 वर्ष के पश्चात 12,500 ही होगा। इस पे हमें ब्याज मिला कितना 5,625, किस दर से 15% दर से। इसके लिए हम समय निकाल लेंगे, तो हमारा फॉर्मूला है ब्याज बराबर ब्याज 5,625 मूलधन साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय, हम x वर्ष मान लेंगे बटे 100, 2 0 से 2 0, हम इसको 25 से 5 बार और 25 से 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, 15 पंजे 75 से पूरा 3 बार, तो x बराबर 3, यानी कि 10 साल के बाद 3 साल और दिया हुआ, जब जिसके के बाद हमारा कुल मिश्रधन 18,125 आया, तो 10 साल में और 3 साल, यानी कुल कितने समय के लिए राशि दी गई 13 साल के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है ए एक कार्य को 10 दिनों में और बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 4 दिनों तक उस कार्य को करते हैं तो कार्य का कितना अंश बचेगा। यानी कि ए कार्य 10 दिनों में और बी कार्य को 20 दिनों में, यदि और वे दोनों मिलकर साथ काम करें और 4 दिन तक सिर्फ कार्य कितने समय तक करे 4 दिन, 4 दिन के बाद कार्य दोनों बंद कर दे, यानी कि तो हमें देखना है कार्य का कितना भाग बचेगा। एक कार्य को कितने दिनों में भाई 10 दिनों में, एक कार्य को 10 दिनों में, बी 20 दिनों में। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा हमारा 20, 10 से डिविजिबल करा 1 2, 20 से करा 10 से करा 2, 20 से करा 1, यानी एक एक समता 2, बी की एक समता 1, तो दोनों मिलकर किस अक्षमता तक काम करेंगे ए प्लस बी 3 अक्षमता से, 3 अक्षमता के साथ कितने दिन कार्य किया 4 दिन, तो 4 दिन का कार्य है।
3 अक्षमता के साथ 4 दिन का कार्य, टोटल कार्य है 12। तो 12 कार्य हो सका है हमारा, कितने में से 20 में से। टोटल हमारा कार्य था कितना 20, उसमें से कितना हुआ 12, रिमेनिंग कितना बचा 8, किस में से टोटल कार्य में से 20 में से। 4 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 4 से 5 बार, तो कितना कार्य बचागा हमारा 2/5। तो शेष कार्य कितना बचा हमारा 2/5। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 3 और वर्गों का योग 12 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। दो संख्याओं का योग कितना दिया है 3 और वर्गों का योग उनका 12। हम दो संख्याएं ए और बी मानेंगे। संख्या क्या मानेंगे ए और बी, उनके संख्याओं का योग यानी कि ए प्लस बी 3 और वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वर्गों का योग कितना दिया है 12। हमें पूछा है उसका गुणनफल, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ए प्लस बी का मान 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 12 प्लस 2ab। 3 का स्क्वायर 9, इधर 12 माइनस का 2ab, तो माइनस के 3 बराबर 2ab। तो ए बी का मान यानी संख्या का गुणनफल होगा हमारा ए बी बराबर माइनस के 3/2। तो हमारे उन संख्या का गुणनफल होगा माइनस के 3/2। अगला क्वेश्चन है, ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ से, बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ से तथा सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि डी ने इसके लिए 495 रुपये दिए हो तो ए ने इसे कितने रुपये में खरीदा था। ये क्वेश्चन होता है हमारा क्रमागत लाभ या हानि। हम सिर्फ एक ही वस्तु पर अलग अलग लाभ या हानि देखेंगे। ए ने किसी वस्तु सिर्फ एक थी, वस्तु सिर्फ कितनी थी एक। ए ने इसको बी को बेचा, बी ने इसको सी को, और सी ने इसे डी को। ए को कुछ लाभ होगा या बी को हानि या सी को लाभ, ऐसे ही मतलब लाभ या हानि सिर्फ एक ही वस्तु पर होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सक्सेसिव मेथड यानी क्रमागत लाभ या हानि से निकाल देंगे। इसके लिए सबसे अच्छा मेथड होगा हमारा रेशो मेथड। यहाँ हम पहले लिखेंगे, यहाँ बाद में, यहाँ ए बी सी और डी के लिए। ए को किसी वस्तु और बी को 25% लाभ से, 25% लाभ पे यानी कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी ए ने 4 की खरीदी थी और बी को कितने की दी 5 की, क्योंकि उसका क्या हुआ 25% लाभ। बी ने सी को 20% लाभ पर, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 की खरीद की चीज़ कितने में दी 6 में। और सी ने इस वस्तु को डी को 10% लाभ पर बेचता है। सी ने इस वस्तु को कितने पर 10% लाभ पर, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10% लाभ पर यानी 10 की वस्तु 11 में। तो हम टोटल निकाल लेंगे कितना उससे लाभ होगा, अंत में कितना हानि। टोटल मूल्य है 5 से 5 डिविजिबल हुआ तो 4×40, 11×6 66, या 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2×20 और 11×33, यानी कि वस्तु प्रारंभ में 20 की थी, अंत में मिली कितने की 33 की। तो ये जो हुआ ये अंत का मूल्य है, यानी कि अंत में किसको बेची गई डी को। ये प्रारंभ का मूल्य यानी कि ये ए का मूल्य है और ये अंतिम व्यक्ति का मूल्य है यानी कि डी का। तो डी ने कितने में खरीदा हमारे अनुसार 33 में। क्वेश्चन के अनुसार 495 में। हमें मान ज्ञात करना है ए का यानी कि 20 का। तो 11 से 3 बार और 11 से 4 और 11×5 55 और 3 से फिर 15 बार, तो 20×15 300, यानी कि ए के लिए वस्तु का मूल्य कितना था, क्रय मूल्य कितना था 300 रुपये। तो ए ने कितने रुपये में खरीदा था क्वेश्चन, वस्तु को 300 रुपये में।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु को 6,000 में बेचा और उसे हानि हुई। यदि वह उसे 7400 में बेचता तो उसे हानि का 2/3 का लाभ होता। 25% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। यानी कि हमारा क्वेश्चन है, यदि ए एक वस्तु को 6,000 में बेचता है तो उसे कुछ ना कुछ हानि होती है, लेकिन अगर 7400 में बेचे तो उसे जितने की हानि थी उसका 2/3 से लाभ हो रहा है। जो उससे पहले हानि हुई थी वो लाभ का कितना थी, 2/3। लाभ का कितना थी, 2/3। यानी कि अगर उसे अब 7400 में बेच रहे 3 का लाभ हो रहा है तो हानि कितने की थी, 2 की। तो उस समय हानि कितने की थी, 2 रुपये की। देखो अब कितने में बेचे उन्हें, 7400 में। पहले कितने में बेच रहा था, 6,000 रुपये में। इस पे बेच के उसे हानि हुई, इस पे बेचा उसने, लाभ हुआ। तो इसने कहा जितनी उसे अब लाभ हुआ है, हानि पहले उसके कितना थी, 2/3। यानी हम अगर लाभ को 3 मान ले, हम लाभ माने कि लाभ उसे लाभ कितना का, हम मान ले कि उसे लाभ अब 3 का हुआ, तो हानि कितना, हानि उसे कितनी की थी उस समय, लाभ का 2/3। यानी कि हानि उसे कितने की उस समय, 2 की। अब अगर हम 2 की हानि को 3 में कन्वर्ट करें, 2 की हानि हुई हमें और इसको बेचने पे हमें 2 की हानि, यहाँ पे हमें कितने की हानि हुई, 2 की। यहाँ पे 3 का लाभ, 6,000 में बेचने पर 2 की हानि, 7400 में बेचने पर 3 का लाभ। यानी कि रुपए में कितना अंतर आया, 1400 रुपये का। यानी कितने रुपये फालतू में बेचा उसने, 1400 रुपये में। लेकिन हानि, 2 की हानि काहे में बदल गई, 3 के लाभ में। यानी -2 किस में परिवर्तन हो गया, +3 में। -2 का परिवर्तन किस में हुआ, 3 में। क्योंकि हानि को माइनस में तो लिखेंगे, हानि -2 और लाभ कितना हुआ, 3 का। यानी कितने में कितना अंतर आया, 5 का। और वहाँ पे मूल्य में कितना अंतर आया, 1400 का। तो 5 किसके बराबर, 1400 के बराबर। 5 किसके बराबर, 1400 के। तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो 1 की वैल्यू होगी हमारी 1 की वैल्यू होगी 280। यानी 280 के, तो यहाँ से उसे कुल कितनी हानि हुई थी, 6,000 में बेचने पर 2 पॉइंट की। तो 1 पॉइंट अगर 280 के बराबर, तो 2 कितने के बराबर, 560 के। यानी कुल वस्तु का मूल्य क्या था, 6,560। 6,560 से यहाँ से निकाल ले कि 280, 840 का लाभ, इसमें 7400 में 840 घटाएंगे तो हमारे ये आएगा 6,560। 6,560 और 6,560 को हम किस में बेचे, 25% लाभ पर। कितने पर बेचनी है हमें, 25% लाभ पर। 6,560 की वस्तु हमको बेचनी है कितने पर, 25% लाभ पर। तो हम विक्रमण निकाल लेंगे, 25 चौका 100 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 चौका 64, 4 चौक 16, 0। यानी 1640 का क्या होगा उसको लाभ। तो 6560 की वस्तु पे 1640 का लाभ, तो वस्तु कितने में बिकेगी, 6560 1640, 6 11 12 8, 6 और 1 7 और 1 8। बेसिस तो ऑप्शन में नहीं है, शायद कुछ गलती हुई हमसे ही। 6,000 में बेचते उससे हानि हुई, यदि उससे 7400 में बेचते उसे हानि का 2/3 का लाभ। यानी हानि का 2/3, सॉरी हानि यहाँ पे 3 होगी, हानि 3 और लाभ कितने का होगा हमें, 2 का। लाभ कितने का होगा, 2 का। हानि 3 और लाभ 2, यानी कि 280। ये सब यानी कि हानि 3 की
28 दिया 840 84, यानी कि 840 रुपये की हानि हुई। 6,000 रुपये 840 की हानि की, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य 6,000, क्रय मूल्य 6,840। 6,840 को 25% लाभ पर, यानी कि 1/4 25%, 1/4 1710, यानी 6,840 से 1710 यानी 8550। वस्तु का विक्रय मूल्य 25% पर कितना भाई? 8550। अगला क्वेश्चन है, पुनीत को 6 दिनों के एक बिक्री कार्यक्रम कुछ धनराशि दी गई, परंतु उसे कार्यक्रम में 4 दिन और बढ़ा देने के कारण उसका प्रतिदिन का औसत यात्रा भत्ता घटकर 56 रह गया। शुरुआत में उसे कितनी राशि दी गई थी? यानी कि पुनीत है, उसे कुछ दिनों के लिए कहीं पे जाना था, जिसमें से कितने दिन का? 6 दिन का काम था, लेकिन काम और कितने दिन बढ़ा दिया गया? 4 रुपये। प्रतिदिन के हिसाब से उसे कुछ रुपये दिए गए थे, प्रतिदिन के हिसाब से कुछ रुपये दिए गए कि 6 दिन के हिसाब से आप प्रतिदिन कुछ रुपये के हिसाब से 6 दिन के लिए कुछ रुपये के हिसाब से कुछ रुपये दिए, लेकिन 4 दिन और बढ़ जाने के कारण अब घटकर जितने रुपये दिए उससे प्रतिदिन का मूल्य 6 रुपये और कम रह गया। देखिए हम कहेंगे माना उसे प्रतिदिन के हिसाब से प्रतिदिन के लिए x रुपये दिए जाते थे। प्रतिदिन के कितने रुपये? x रुपये दिए जाते थे। तो 6 दिन तक उसके कुल कितने रुपये दिए गए उसे? 6x रुपये। कुल रुपये उसे कितने रुपये दिए गए थे? 6x रुपये। लेकिन अब काम कितने दिन बढ़ के लिए बढ़ेगा? 4 दिन। अब कुल दिन कितना हुआ? 6 + 4, यानी कि अब 10 दिन रुपये हो गए। लेकिन अब जो प्रतिदिन का मूल्य था उसके x से घटकर कितने रुपये रह गया? x - 56। अब प्रतिदिन के लिए उसके पास कितने रुपये बचे? x - 56। तो 10 दिन वो कितने रुपये से काम करेगा? x - 56 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। तो यहाँ से भी कुल रुपये बराबर है, तो दोनों रुपये को बराबर रखने पर 6x बराबर 10, x - 56, 6x बराबर 10x - 56 को इधर देंगे, 6x को इधर लाएंगे, तो हमारा बचेगा 56 बराबर 10x - 6x, यानी कि x बराबर 14। यानी उसे 560, 10 की मल्टीप्लाई 560, यानी कि 140, यानी उसे प्रतिदिन के लिए 140 रुपये दिए गए थे। और कुल कितने दिन का? 6 दिन का। तो उसे कुल कितने रुपये दिए गए थे? 6 × 140, यानी 14 × 6 = 84, 840 रुपये उसे कुल खर्चा दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 और ए बी क्रम से 4,000 और 5,000 रुपये बचाते हैं। आय का अनुपात दिया है 5:7 और उनकी बचत 4,000 और 5,000। यदि ए का व्यय बी के व्यय के 66.2/3% के बराबर, 66.2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 2/3। ए का व्यय बी के व्यय की, यानी कि अगर बी का व्यय हम 3 माने तो ए का व्यय उसका 2/3, यानी कि कितना? 2। तो उनके व्यय में अनुपात कितना है? 2:3। आय में अनुपात 5:7, व्यय में अनुपात कितना? 2:3। ये आय का अनुपात है और ये व्यय का। और बचाते कितने हैं? 4,000 और 5,000। हम इसको रेशो से करेंगे, 4,000 और 5,000। सिंपल हम करेंगे, देखेंगे इसके मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी यहाँ पे। 3 पंजे 15, 2 सते 14, 3 पंजे 15, 2 सते 14। और ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे, तो 15 में से 14 गया, कितना बचा? 1। ऐसे यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, 12 में से 10 गया, कितना बचा? 2,000, यानी 1 की वैल्यू कितनी? 2,000। तो दोनों की आय का योग कितना? 5 और 7 12। हमें क्या पूछा है? दोनों की आय का योग, यानी कि 5 और 7 12। 1 के बराबर 2,000 के, तो बराबर 1 की वैल्यू 2,000, तो 12 की 12 × 2,000, यानी कि 24,000। तो दोनों की आय का योग कितना? 24,000।
दोस्तों अगर हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एक लड़का अपनी साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है तो वह 8 मिनट लेट हो जाता है। यदि वह 16 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से साइकिल चलाता है तो वह स्कूल 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके स्कूल पहुंचने में लगा सही समय कितना था। क्वेश्चन में कहा गया कि यदि एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह स्कूल जाने में कितना लेट हुआ, 8 मिनट लेट हो जाता है। यदि वह 16 किलोमीटर स्पीड ने बढ़ा ले, कितनी कर ली, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह स्कूल कितने मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले। 10 की चाल से चला 8 मिनट लेट हुआ, 16 की चाल से चला 10 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि 8 मिनट वो भी कवर करी और 10 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि कुल 18 मिनट का फर्क आया। और स्पीड में कितना फर्क आया, 6 का, और उसमें कितना आया फर्क, 18 मिनट का। हम इसको रेशो करेंगे क्योंकि अगर जब स्पीड हमारी डिस्टेंस समान हो तो जो हमारा स्पीड का रेशो होता है, टाइम का रेशो उससे अलग होता है। हमें स्पीड का रेशो है 10 से कितना 16, यानी कि 5:8। तो टाइम का रेशो हमेशा इसका रिवर्स होगा। टाइम का रेशो होगा 8:5, 8:5। तो कितना अंतर आया यहाँ पे, 3 का अंतर। टाइम में कितना अंतर, 3 का अंतर। क्वेश्चन के अनुसार 8 मिनट लेट होता था और 10 मिनट पहले, यानी कि 18 का मिनट का। तो 3 का मतलब 18, तो 1 का मतलब 6, 1 का मतलब कितना 6, तो 6 8 48, यानी कि 48 मिनट लगती थी। शुरू में उसे कितना टाइम लगता था, 48 मिनट। लेकिन इस 48 मिनट में वो 8 मिनट लेट हो जाता। 48 मिनट में 8 मिनट लेट हो रहा तो कुल उसे सही कितना समय, यानी कि 40 मिनट। भाई 1 का मतलब 6 और 8 का मतलब 48। यहाँ पे अगर 1 का मतलब 5 तो मतलब 56 30। यहाँ से 8 मिनट लेट हो रहा है, 48 मिनट में पहुँच रहा है, यानी उसको सही पहुँचने में था 40 मिनट। अगर यहाँ से 30 मिनट पहुँच रहा है और 10 मिनट जल्दी पहुँच रहा है तो सही समय था कितना, 40 मिनट। चाहिए इधर से निकाल ले, चाहिए उधर से, हमारा उत्तर क्या होगा, 40 मिनट। यदि वह किसी चाल, यानी कि उसे सही स्कूल में पहुँचने में कितना समय लगना था, 40 मिनट। हमारा अगला क्वेश्चन है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे चोर को एक पुलिसकर्मी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करता है। यदि चोर 85 मीटर आ गया तो चोर को कितना समय बाद पकड़ा जाएगा, चोर को कितना समय बाद पकड़ा जाएगा। मान लीजिए ये चोर है और यहाँ पे पुलिस, यहाँ पे चोर और यहाँ पे पुलिस, दोनों के बीच की दूरी 85 मीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 85 मीटर। यहाँ से चोर किस स्पीड से भागेगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तब पुलिस 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। पुलिस ज़्यादा स्पीड से भागेगा तभी तो चोर को पकड़ पाएगा। यानी कि अगर वो 1 घंटे में 7 किलोमीटर जाता है तो पुलिस कितनी, 1 घंटे में कितना, 8 किलोमीटर, और चोर पुलिस से कितनी दूर है, ओनली 85 मीटर। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, हमारी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, हमारी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, अगर दोनों एक ही दिशा में भागते तो स्पीड हमेशा क्या होती है, रिलेटिव स्पीड घटती है। यानी स्पीड क्या होगी हमारी, 8 - 7, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से चोर को पकड़ेगी पुलिस। एक किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है हमारी 85 और चाल कितनी है 1। इसको हम काय में बदल लेंगे, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, 5 इधर 18 की मिनट गुना ऊपर हो जाएगी। और ये समय काय में होगा हमारा सेकंड में, क्योंकि चाल मीटर प्रति सेकंड में, दूरी मीटर में, इसलिए समय भी काय में आएगा सेकंड में। लेकिन समय किसमें पूछा हमें, मिनट में। तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 बार, 6 से 3 बार और 6 से 10 बार। 17 तिया 51, 51 को 10 से, यानी कि 5.1 मिनट। यानी 5.1 मिनट के बाद चोर
पकड़ा जाएगा। अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हम ऐसे लगातार प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। 40 लड़कों को प्राप्तांकों का औसत 51 है। पहली 20 संख्याओं का औसत 48। 40 लड़कों को प्राप्तांक 57, पहले 20 का प्राप्तांकों का औसत 48। अगली 19 संख्याओं का औसत कितना है भाई? 40 संख्याओं का औसत कितना है? 51। पहले 20 का औसत 48। अगली 19 संख्याओं का औसत 55। 40 का कितना दिया हुआ है? 51। और इनमें से 20 का कितना दिया है? 48। और 19 का दिया हुआ है 55। हम अभी हमेशा क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे। हम इसको शॉर्ट विधि से करेंगे। अब हमको कंपेयर करना है जो 20 संख्याओं का औसत दिया है, कंपेयर करना है हमें टोटल संख्याओं के औसत से। यानी कि ऐसे कंपेयर करो कि अब जैसे इन 20 संख्याएं हैं यहाँ पे, अगर हम इन 20 संख्या को हटाए तो औसत पे कितना फर्क पड़ेगा? औसत कितना है? 51। और इन 20 का कितना है? 48। यानी अगर ये सभी चले जाए यहाँ से जिनका औसत 48 है तो एवरेज को बढ़ा के जाएंगे ना, क्योंकि अगर एवरेज से कम लेके जाए तो एवरेज हमेशा बढ़ता है। जो संख्याएँ वहाँ पे है और उनको हटा दिया जाए और में एवरेज से कम है तो हमेशा एवरेज बढ़ेगा। एवरेज कितना बढ़ेगा? 3 से। एवरेज कितना बढ़ेगा? 3 से। और 3 से कितनी संख्याओं पे? 20 पे। तो यहाँ से कितना हमारा डेविएशन आया? प्लस के 60 का। भाई 1 पे 3 का एवरेज बढ़ेगा तो 20 पे कितना? 20 या 60 का। अगर हम इसमें कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। कितना कम होगा? 4। कितना कम होगा? 4 कम होगा। और कितने पे? 19 पे। अगर 1 पे 4 का डेविएशन आएगा तो 19 पे कितना आएगा? माइनस के 76 का। तो टोटल डेविएशन हम देखेंगे, टोटल डेविएशन आएगा माइनस के 16। यानी कि हम इस माइनस के 16 को डेविएशन खत्म करने के लिए इसमें क्या करेंगे? प्लस के 16। माइनस के 16 डेविएशन करने के लिए क्या करेंगे? ऐड प्लस के 16। यानी कि जो वो संख्या है तो हमारा कुल कितना डेविएशन आया? माइनस के 16। यानी कि जो वो एक संख्या बचेगी वो 51 से कितना कम होगी? माइनस के 16। 51 से कितना कम होगी भाई? माइनस 16। तो यानी कि कितना? 35। तो वो एक संख्या कितनी बचेगी? 35। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप, आयत की लंबाई कितना? 12 और चौड़ाई कितना? 10। आयत का परिमाप होता है हमारा 2x + y। यानी कि अगर हम लंबाई x माने और चौड़ाई y तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा 2 × x + y। तो 12 और 10 22, 22 दूनी 44। तो आयत का परिमाप कितना होगा? 44 सेंटीमीटर। यानी कि 2 × 12 और 10 22 44 सेंटीमीटर। तो दोस्तों प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लगा हो, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके गाइस, धन्यवाद।